ये घटना बहुत सालों पहले मेरी दादी के साथ हुई थी। राजस्थान जयपुर के एक छोटे से गांव के स्कूल में मेरी दादी की नियुक्ति एक शिक्षिका के तौर पर की गई थी। वो गांव बहुत ही छोटा था और लोग भी गरीब मालूम पड़ रहे थे। वो दिन मेरी दादी का उस पाठशाला में नौकरी का पहला ही दिन था। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जैसे ही दोपहर के 1 बजे स्कूल के सभी बच्चे और स्टाफ घर पे जाने की जल्दबाजी करने लगे। मेरी दादी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बाकी स्टाफ मेंबर से यह जानने की भी कोशिश की कि क्या हो रहा है, और उनकी बात का जवाब देने के लिए किसी के पास समय नहीं था। सभी लोग घर जाने की जल्दी में थे। स्कूल बंद हो जाने के बाद दादी के पास घर पे लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था और मेरी दादी माँ पैदल ही घर के रास्ते पर चल पड़ी। तभी उनके सामने एक पुलिस वाला आया और उनसे पूछने लगा कि वो अकेली इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है। मेरी दादी माँ ने उस पुलिस वाले को बताया कि वो एक शिक्षिका है और पास ही के एक स्कूल में पढ़ाती है और अब वो स्कूल बंद हो जाने के बाद वो घर पे जा रही है। जवाब में वो पुलिस वाले ने कहा कि ठीक है, पर आप सावधान रहिएगा। दादी को पुलिस वाले का ऐसा कहना बहुत अजीब लगा था। उन्हें ये समझ नहीं रहा था कि दरअसल उस गांव में हो क्या रहा है। पर आखिरकार वो घर पे सुरक्षित पहुंच गई। रेगिस्तान के उस गर्मी से दादी माँ थक गई थी। खाना बनाने के बारे में जब दादी माँ सोच ही रही थी, तभी उन्हें एक फल बेचने वाले की आवाज आई। दादी फल ले लो। और दादी माँ ने उस फल वाली से कुछ फल खरीद लिए। दादी माँ को भूख लग रही थी, इसीलिए तुरंत ही खरीदे हुए फलों में से उसने एक सेव खा लिया। जिसके बाद मेरी दादी माँ बहुत बीमार पड़ गई और दूसरे ही दिन मेरे दादाजी दादी माँ को लेकर एक बड़े से अस्पताल में चले गए। उस अस्पताल से उनको ऐसा पता चला कि दादी माँ के शरीर में खून की बहुत कमी है, जो सबके लिए एक बहुत चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि मेरी दादी माँ एक बहुत ही स्वस्थ औरत थी। घर में सभी लोग बहुत ही चिंतित थे और इस हादसे के बाद दादाजी ने दादी माँ के ट्रांसफर के लिए कंप्लेन कर दी, जिसके बाद मेरी दादी माँ को मथुरा के एक स्कूल में स्थानांतरित किया गया। मथुरा के उस स्कूल में नौकरी करते हुए मेरी दादी की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। पर जब मेरी दादी माँ ने जयपुर के उस गांव में हुई घटनाओं की तहकीकात की, तब पता चला कि उस गांव पर एक डायन का साया था, जो लोगों को जादुई फल बेचती थी। उस जादुई फल को खाने वाला बीमार पड़ जाता था और वो डायन तंत्र मंत्र से उसका खून चूस लेती थी। इस बात पर मेरी दादी का फौरन ही यकीन हो गया, क्योंकि फल बेचने वाली उस डायन को मेरी दादी ने आमने सामने देखा था। मेरे दादी के मुताबिक उस औरत के लंबे बाल थे, नाखून भी लंबे थे और उसके दांत कुछ अजीब से थे। आज उम्र बढ़ जाने के कारण मेरी दादी की याददाश्त अब कमजोर हो चुकी है, पर उस डायन का खौफनाक चेहरा उसे आज भी याद है।
ये कहानी है मेरे दादाजी की और ये घटनाएं उनके साथ दिवाली के दिनों में घटी थी। ये बहुत सालों पहले की बात है, जब एक गांव दूसरे गांव से बहुत दूर हुआ करता था और लोगों को पैदल चलकर ये सफर तय करने में कई दिन लग जाते थे। और ऐसे ही एक साल मेरे दादाजी उनकी छोटी बहन के ससुराल के घर दिवाली मनाने के लिए जा रहे थे। पहले ही दिन कई किलोमीटर पैदल ही चलने के बाद दादाजी बुरी तरह से थक गए थे और इसीलिए वो रात को सोने का कोई ठिकाना देखने लगे। अंधेरा होने वाला था कि तभी उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। उस झोपड़ी में रहने वाली बूढ़ी औरत मेरे दादाजी को रात भर आश्रय देने के लिए तैयार हो गई और इसीलिए दादाजी को वो औरत बहुत ही दयालु लगी, क्योंकि उस जमाने में अनजान लोग इस तरह से अकेले रहने वाली बूढ़ी औरत को बड़ी ही आसानी से लूट लेते थे। इसीलिए उस बूढ़ी औरत का मेरे दादाजी पर भरोसा करना बहुत ही ज्यादा असामान्य था। कुछ देर बाद उन दोनों ने साथ बैठकर लालटेन के उजाले में खाना खाया। फिर उस बूढ़ी औरत ने मेरे दादाजी के लिए बिस्तर बिछा दिया और खुद कमरे की दूसरी तरफ जाकर सो गई। पर एक दिक्कत थी, मेरे दादाजी को अंधेरे में सोने की आदत थी, इसीलिए उस लालटेन के उजाले में उन्हें नींद नहीं आ रही थी। सोने के लिए उन्हें वो लालटेन बंद करनी थी, पर दूसरे के घर में आकर वो मनमानी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने उस बूढ़ी औरत को आवाज दी, पर वो बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया और इसीलिए दादाजी ने फिर से आवाज लगाई। इस दफा उस औरत ने पूछा, क्या हुआ? तो दादाजी ने पूछा, जी क्या आप ये लालटेन बंद कर सकती है, क्योंकि इसकी रोशनी में मुझे नींद नहीं आ रही। फिर वो औरत दादाजी के तरफ मुड़ी और दादाजी ने कुछ ऐसा देखा कि वो दंग रह गए। उस औरत ने अपने मुंह से एक लंबी सी जुबान निकाली, जो किसी सांप की तरह दो हिस्सों में बटी हुई थी, और उसने अपनी लंबी सी जुबान का इस्तेमाल करते हुए उस लालटेन को बुझा दिया और मुस्कुराते हुए मेरे दादाजी को बोली, अब तो नींद आएगी ना? ये सब देखने के बाद दादाजी इतना ज्यादा डर गए कि वो सीधा बेहोश हो गए। और दूसरे ही दिन जंगल में आए कुछ गांव वालों ने मेरे दादाजी को जंगल के बीचों बीच बेहोशी के हालत में पाया। होश में आने के बाद दादाजी ने उनके साथ घटी सारी बातें गांव वालों को बताने लगे। उनके बातों पर गांव वालों ने कहा कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नागिन है, जो कि कई वर्षों से इस जंगल में भटकती रहती है और रात में इस इलाके में आने वाले को वो डरा के बेहोश करके जंगल के बीच में फेंक देती है। कहते हैं वो इच्छाधारी नागिन इस जंगल के नीचे मौजूद एक गुप्त गुफा की रक्षा करती है, जो कि खजाने से भरा पड़ा है। लेकिन वो नागिन आज तक किसी की भी जान नहीं ली।